अस्सलाम वालेकुम। जब हम सब पहले सेल्स के बारे में सीखते हैं तो हमें लगता है जैसे वो कोई छोटे से सियाल के गुब्बारे हैं जिनके अंदर चीज़ें तैर रही होती हैं। क्योंकि ऐसी तस्वीरें अक्सर हमने दरसी किताबों या माइक्रोग्राफ्स जो हम माइक्रोस्कोप्स के ज़रिए देखते हैं, इनमें सेल्स को कुछ ऐसे ही दिखाया जाता है। तो ये यहाँ पर एक सेल की ऐसी ही एक तस्वीर है जिसमें हम एक सेल और इसके अहम हिस्से देख सकते हैं। हमें न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देख सकते हैं, हम गोल्जी अपैरेटस भी देख सकते हैं, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी देखा जा सकता है। और जिस तरह ये बनाए गए हैं, लग रहा है कि ये सब तैर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये साइटोसॉल में तैर रहे हैं। और ये सच है कि सेल्स में बहुत पानी होता है, यहाँ तक कि आप खुद भी ज़्यादातर पानी ही हैं। और जो पानी आपको बनाता है वो सेल्स के अंदर ही पाया जाता है। लेकिन ये पता चलता है कि इस किस्म की नक्काशी सेल्स की साख्त का एक इंतहाई अहम पहलू नहीं दिखाती। इनमें साइटोस्केलेटन नहीं दिखाया जाता, साइटोस्केलेटन। और ये हम अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि साइटोस्केलेटन कैसे काम करता है और ये सेल को अपनी बनावट कायम रखने में और चीज़ों को हिलाने में और इनको एक शक्ल देने में कैसे मदद करता है। तो साइटोस्केलेटन है तो ये एक लफ्ज़, पर मैंने इसको अलग-अलग करके लिखा है, अलग-अलग रंगों में, क्योंकि इसके लफ्ज़ी मायने हैं सेल स्केलेटन यानी सेल का ढांचा। तो अगर मैं यहाँ साइटोस्केलेटन को तस्वुर करने की कोशिश करूँ, तो मेरे पास ये सारे ढांचे हैं। एक अलग रंग इस्तेमाल करती हूँ। मेरे पास ये सारे ढांचे या स्ट्रक्चर्स सेल के अंदर इधर-उधर तैर रहे होते हैं और इनमें प्रोटीन भी मौजूद होता है और वो आगे बढ़ रहे हैं और वो बड़े भी हो रहे हैं और वो सेल को घूमने में मदद कर सकते हैं या वो सेल के अंदर चीज़ों को ले जाने में भी मदद कर सकते हैं और दूसरी चीज़ें इनमें दर्ज भी की जा सकती हैं। और इस तरह ये एक बहुत ही पेचीदा चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और जितना इस तस्वीर में नज़र आ रहा है, इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। और इसको देखने में हमारी मदद करने के लिए मुझे ये तस्वीर मिली है। ये एक अवामी डोमेन तस्वीर है और मुझे ये बात काफ़ी दिलकश लगी क्योंकि ये आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि आपके अंदर एक सेल में भी क्या-क्या हो रहा होता है। तो आइए, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो इस चीज़ को जिसे मैं यहाँ ट्रेस कर रही हूँ, इसे एक माइक्रोफिलामेंट कहा जाता है और इसके स्केल का अंदाज़ा लगाने के लिए इसका पैमाना, इसका डायमीटर तकरीबन 6 से 7 नैनोमीटर होगा। तो तकरीबन 6 या 7 नैनोमीटर यानी 1 मीटर के 6 से 7 अरबवां हिस्सा। और एक सेल जो है, एक आम सेल, इसका पैमाना कुछ 6 से 7 माइक्रोमीटर या इससे बड़ा हो सकता है। तो ये दरअसल एक सेल के डायमीटर का 1000वां हिस्सा है। तो ये चीज़ें जो मैं यहाँ बना रही हूँ, हकीकत में ये पैमाने के लिहाज से इनमें इतना फ़र्क नहीं होगा, बल्कि मैं इसको और भी पतला बनाना चाहूँगी और इसी वजह से आप अक्सर इन खाकों में नहीं देख पाएंगे क्योंकि इसे इतना पतला बनाना पड़ेगा। इनमें से एक फिलामेंट का पैमाना तकरीबन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक सेल के डायमीटर का 1000वां हिस्सा है, लेकिन ये चीज़ें नाकाबिले यकीन हद तक अहम हैं। वो सेल की साख देने में मदद करते हैं। ये बने हुए होते हैं एक्टिन प्रोटीन से, लिहाजा आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक्टिन की तरह हैं। आप इनको एक दूसरे के गिर्द लपेटे हुए रस्सी की तरह देख सकते हैं और इस तरह इन माइक्रोफिलामेंट्स में जो प्रोटीन मौजूद है वो एक्टिन है। ये है एक्टिन। और जैसा मैंने कहा था, ये माइक्रोफिलामेंट्स एक सेल को साख देने में मदद करते हैं, ये हर तरह की चीज़ करने में भी मदद करते हैं। वो दरअसल मुतहर्रिक तौर पर तबाह और तख्लीक किए जा सकते हैं और इनकी लंबाई को तब्दील किया जा सकता है। इससे सेल को हकीकत में हिलने जुलने में मदद मिल सकती है और इससे भी ज़्यादा आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनके ज़रिए सामान इधर उधर ले जा सकते हैं, खींचातानी भी कर सकते हैं। और एक्टिन और जो आप यहाँ देख रहे हैं, इनके बीच खासी दिलचस्प इंटरेक्शन है। ये यहाँ पे, ये है मायोसिन। मायोसिन और इसका एक्टिन के साथ रिश्ता ये है कि एक्टिन ऐसी चीज़ है जो मायोसिन में या मायोसिन को साथ लेकर चलती है और वो एक दूसरे की निस्बत से इधर उधर हो सकते हैं और ये पट्ठों को सिकुड़ने यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी ज़रूरी है।
یہ بڑی دلکش بات ہے، پروٹینز جیسی چیز جو صرف کچھ امائنو ایسڈ سے بنی ہوتی ہے، یہ آپس میں خاصی پیچیدہ طریقوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ مایوسن ہے۔ ہم رائبوسومز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ رائبوسومز وہ رائبوسومز ہیں جو اینڈوپلازمک ریٹیکولم سے منسلک نہیں ہیں۔ یہ یہاں پہ آزاد یعنی کہ فری رائبوسومز ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ کتنا پیچیدہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک، مجھے یہاں مائکرو فلمنٹس نظر آ رہے ہیں جو ایکٹن سے بنے ہیں۔ ایک جو میں نے بنایا وہ یہ رہا، باقی ادھر ہیں۔ ایک اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کون سے بڑے ٹیوب نما ڈھانچے ہیں جو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ کیا ہیں؟ یہ ٹیوب نما ڈھانچے تو یہ ہیں مائکرو ٹیوبیولز، اور یہ مائکرو فلمنٹس کے مقابلے میں خاصے بڑے لگتے ہیں، لیکن سیلولر اسکیل کے لیول پر بھی کافی چھوٹے ہیں۔ یہ تقریباً 25 نینو میٹرز ہے، اور ایک بار پھر یہ سیلز کی ساخت میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں، اور وہ چیزوں کو منظم کرنے اور سامان منتقل کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اور یہ سیل کے ڈائنامک اور بہت ضروری ٹکڑے بھی ہیں، اور ان کی تعمیر کی جا سکتی ہے، اور وہ تباہ ہو سکتے ہیں، اور وہ اصل سیلز کی شکل بدل بھی سکتے ہیں۔ اور جانوروں کے سیلز میں جن چیزوں کو میں نے ابھی بیان کیا وہ زیادہ تر سیلز میں پائے جاتے ہیں، لیکن جانوروں کے سیل میں آپ کو انٹرمیڈیٹ فلامنٹ نامی ایسی چیزیں بھی ملیں گی جو حقیقت میں ان دونوں کے سائز کے درمیان ہیں، جو شکل کو برقرار رکھنے اور دوسری چیزوں کو کرنے میں بھی مدد کرتی ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو کا پورا نقطہ یہ ہے کہ اس کو اس سے بھی زیادہ سراہا جائے۔ امید ہے کہ ہمارے پاس سیلز پر موجود دیگر ویڈیوز میں آپ نے داد دی ہوگی کہ ان چیزوں میں کتنی خوبصورتی اور ساتھ ساتھ کتنی پیچیدگی ہوتی ہے، لیکن اس کی خوبصورتی اور اس کی ساخت میں پیچیدگی ہے جو اکثر ان سیلز کی ڈرائنگ میں بھی نظر نہیں آتی، جو ڈرائنگز آپ کو اپنی نصابی کتب میں ملتی ہیں۔ اور یہ میں نے سیلز کی کچھ تصویریں حاصل کی ہیں جن میں آپ سائٹوسکیلیٹن رنگ ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے اس تصویر میں ہرے اور پیلے رنگ میں، یہ دراصل ایک گائے کے پھیپھڑوں کے سیلز کی تصویر ہے، اور یہ جو آپ پیلی اور ہری لائنز یا لکیریں دیکھ رہے ہیں یہ مائکرو ٹیوبیولز ہیں، اور یہ جو آپ گلابی اور نارنجی رنگ میں دیکھ رہے ہیں یہ مائکرو فلامنٹس ہیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ سب کچھ کس قدر پیچیدہ ہے۔